गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का। न्यूट्रिएंट मीडिया के ही सीरीज़ में हम आज लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया और आज इसका इस टॉपिक का एंड है। और इसी के साथ आपके सेक्शन ए में जो प्लांट न्यूट्रिएंट मीडिया डिफरेंट टाइप्स के हैं और उनमें ग्रोथ हार्मोन्स जेल इन जेलिंग एजेंट्स उन सब का इसी में कवर अप हो जाएगा। लास्ट अगर आपने लेक्चर याद हो या आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की डिटेल कर लिए। और जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम कर चुके हैं। अब हम ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे जिसमें वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बन सोर्स, ग्रोथ हार्मोन्स और रेगुलेटर्स की डिस्कशन आएगी। Organic nutrients in that the main component is vitamins and plant synthesize required vitamins itself। तो प्लांट में जो vitamins हैं वो अपने आप बन जाते हैं और vitamins की ज़रूरत जैसे हमारी बॉडी को उसी तरह प्लांट टिश्यू कल्चर में भी बहुत सारी केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। मीन्स कैलस बनना है या उससे रूट और शूट बनने हैं, जितनी भी रिएक्शंस अंदर होंगी उसके ग्रोथ के, उन सब के लिए वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। जो कल्चर सेल को जो वाइटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मली प्लांट जो है अपने आप ही वो वाइटामिन्स बना लेता है। लेकिन अगर हमें एक्सोजीनस सप्लाई करनी हो, हमको बहुत ज़्यादा मीडिया है, हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ जल्दी चाहिए, तो हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। जो कॉमनली यूज़ वाइटामिन्स हम यूज़ करते हैं अपने मीडिया के अंदर वो है थायामिन। थायामिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। इसके अलावा पायरिडॉक्सिन, निकोटिन एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी वाइटामिन्स हैं विटामिन बी से रिलेटेड, वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर के ग्रोथ में। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड जो है अलोन इट कैन बी एडेड एंड दे कैन बी इनहिबिटरी टू सेल ग्रोथ। तो ये अगर हम अलोन डालते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्लो ग्रोथ हो। जिस तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमने जो टिश्यू है उससे हमने कैलस बनाना है, तो हम नहीं चाहते कि उसमें रूट और शूट इनिशिएशन स्टार्ट हो। सो वी कैन ऐड दी अमाइनो एसिड्स अलोन सो दैट इट विल इनहिबिट दी सेल ग्रोथ और इट कैन स्लो डाउन दी सेल ग्रोथ। बट इफ वी विल ऐड ट्रायोसिन, इट कैन स्टिमुलेट दी मॉर्फोजेनेसिस, मीन्स मॉर्फोलॉजी का बनना। ऑर्गेनोजेनेसिस की बात नहीं हो रही है, ऑर्गन का बनना नहीं, मॉर्फोलॉजी का बनना। अगर आपने कोई सेल डाला है, आप चाहते हैं कि उसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड होकर मॉर्फोलॉजी जो है उसमें डिफाइन हो जाए, तो उसके लिए हम ट्रायोसिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम ज़्यादातर हम जो ट्रायोसिन है वो अगार मीडियम के साथ ही ऐड करते हैं। और एल ट्रायोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एल ट्रायोसिन हम डालते हैं तो ये शूट की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। अगर हम अमाइनो एसिड्स अकेले डालेंगे तो इनहिबिटरी इफेक्ट देंगे, अगर हम अगार के साथ कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो इट विल स्टिमुलेट द शूट फॉर्मेशन। और सबसे ज़्यादा कॉमन आपको एक नाम याद रखना है। अगर शूट के लिए स्टिमुलेशन चाहिए ट्रायोसिन, अगर मॉर्फोजेनेसिस के लिए चाहिए ट्रायोसिन, अदरवाइज अगर आपको नॉर्मल कल्चर मीडिया चलाना है तो उसके लिए ग्लाइसिन हम नॉर्मली ऐड करते हैं। कार्बन का सोर्स वेरी कॉमन, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है और आप बहुत बार मीडिया बना चुके हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता है क्या है, एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स किसका, ये कार्बन देगा। कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी मिलेगी। और मोस्ट कॉमनली जो कार्बन का सोर्स है, जो कार्बन जो मिलता है वो मिलता है सुक्रोज से। सुक्रोज मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। आप भी लैब में जब यूज़ करते हो तो सुक्रोज यूज़ करते हो। इसकी क्वांटिटी भी 20 to 30 ग्राम पर लीटर हम डालते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। और समटाइम्स वी यूज़ माल्टोज एंड रेफिनोज डिपेंडिंग अपॉन विच कल्चर वी वांट टू कल्चर। बट अगर आप डाइकोटिलेडन्स की रूट्स को बेटर ग्रो करवाना चाहते हो, उसका आप कल्चर चलाना चाहते हो, तो सुक्रोज आपको ज़्यादा इफेक्ट अच्छा रिजल्ट देगा। अगर मोनोकोट की रूट का कल्चर चला रहे हो, आपने टिश्यू वहाँ से लिया है मोनोकोट रूट से, तो आपको डेक्सट्रोज ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम चीज़ पे आते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं? अगेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं।
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो छोटे अमाउंट में लो कंसंट्रेशन पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं. मतलब लो कंसंट्रेशन रखी जाएगी बट इट विल इफेक्ट वेरी मच. सो इट विल एलिसिट ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो आपको दिखाई देगा. फिजियोलॉजिकल मीन्स फिजियोलॉजी जो आपको दिखाई देगी. एक तो होती है मॉर्फोलॉजी जो अंदर हो रही है, एक होगी आपके अंदर के सेल्स के अंदर क्या चेंज हो रही है. हम बोल रहे हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब जो फिजियोलॉजी आपको दिखाई देगी. सो पीजीएस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फिनोटाइप. फिनोटाइप मीन्स एक तो जीनोटाइप. जीनोटाइप इज जेनेटिकली जो उसकी कॉम्पोजिशन है, और फिनोटाइपिक जो आपको आउटर साइड पे दिखाई देती है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी. तो प्लांट रेगुलेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो इट एक्ट एज मैसेंजर बिटवीन इन्वायरमेंट एंड जीनोम. तो ये एक तरह से मीडियोकर हैं जो कि इन्वायरमेंट कैसा है और उसके हिसाब से अपने आप को एक्टिवेट करके जीनोम पे इफेक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी. ये एक टेबल है विच इज शोइंग यू, और आपको भी इसी तरह से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का अगर कल्चर मीडिया का कुछ भी आता है तो आपको भी ऐसा ही टेबल शो करके उसको अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि ये 10 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो मेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, हार्मोन्स भी बोलते हैं हम इसको. अगर आपको सपोज क्वेश्चन आ जाए कि विच आर द मेन हार्मोन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ प्लांट टिश्यू कल्चर, रिमेंबर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और हार्मोन्स आर द सेम थिंग. ऑक्सिन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, ये सब आपने सुने हुए हैं पहले, लेकिन हमेशा आप कंफ्यूज होते हो ऑक्सिन किस लिए होता है और जिब्रालिन किस लिए. ऑक्सिन जो है वो सेल की एलोंगेशन के लिए होता है, सेल एलोंगेशन. जिब्रालिन एलोंगेट इंटरनोड, जो नोड्स के दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है इंटरनोड को बड़ा करने के लिए काम आता है. साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, बहुत सारे अगर सेल्स हैं उससे एक सेल से बहुत सारे सेल जो बनने हैं, सेल डिवाइड जो होता है वो साइटोकाइनिन की वजह से होता है. तो रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स. और अब इनके इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है. ऑक्सिन का सबसे ज़्यादा अगर हम जो यूज़ करते हैं नेचुरल फॉर्म में, तो हम इंडोल एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं. आपने बहुत बार सुना भी होगा, आपने पढ़ा भी है. और अगर हम सिंथेटिक फॉर्म यूज़ करते हैं, नैप्थलीन एसिटिक एसिड Na या 2,4-D यूज़ करते हैं. ये इसमें कॉमा आना चाहिए था. सो जस्ट इग्नोर इट और आप अपने आप डाल लेना. ऑक्सिन तो नेचुरल में इंडोल एसिटिक एसिड, सिंथेटिक में Na और 2,4-D. 2,4-D बहुत बार आपने सिंथेटिक उसमें सुना होगा और आपने अपनी लैब में भी यूज़ किया. साइटोकाइनिन का जो नेचुरल फॉर्म है वो एडेनाइन जिटिन है, और जो सिंथेटिक फॉर्म है दैट इज काइनेटिन. आप काइनेटिन काफ़ी यूज़ करते हो और आपके पास लैब में अवेलेबल भी है. अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है. ऑक्सिन क्यों इम्पॉर्टेंट है. सेल डिवीजन, एलोंगेशन, डिफ्रेंसिएशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस, कैलस फॉर्मेशन. नेचुरल फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस, इंडोल एसिटिक एसिड IPA, एंड सिंथेटिक फॉर्म Na2,4-D. जिब्रालिन किस लिए इंपॉर्टेंट है. स्टेम की इलोंगेशन, क्योंकि इंटरनोड को जब बढ़ाएगा, जब इंटरनोड बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो स्टेम अपने आप ही लंबी हो जाएगी. बल्ब फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मैच्योरेशन. और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, अगर कोई पूछे कि रूट इंडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ होता है, तो रूट इंडक्शन के लिए जिब्रालिन यूज़ होता है. जिब्रालिन A3 जो है, GA3 मोस्ट कॉमनली यूज जिब्रालिन है. साइटोकाइनिन में क्या है. साइटोकाइनिन में सेल की डिवीजन अभी हमने डिस्कस किया, सेल की डिवीजन में हेल्प करता है. सेल डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली प्लांट बड़ा होगा, तो सेल डिवाइड होगा, शूट प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है और इसलिए सेल साइकिल पे इफेक्ट आता है. इसके अलावा एम्ब्रियोजेनेसिस एंड अगेन inhibit the root formation. It should not be roof, it should be root. So just make the changes. It inhibit root formation. Cytokinin promote shoot formation, but it will inhibit root formation. Synthetic form is 2IP, which is most common active, and natural form is BAP and kinetin. ये आप यूज करते हो. एब्सिसिक एसिड इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट टिश्यू. ये हम नॉर्मली डालते नहीं है. एब्सिसिक एसिड खुद ही अपने आप प्लांट बना लेता है. और क्यों बना लेता है, क्योंकि आपने कंडीशंस ऐसी रखी हैं जिसकी वजह से उसके अंदर एब्सिसिक एसिड बनेगा. और अगर एब्सिसिक एसिड बन रहा है, इस वजह से क्या होगा, ये शूट की ग्रोथ और जर्मिनेशन जो है वो रुक जाएगी. तो इट विल इनहिबिट दी शूट ग्रोथ, शूट की ग्रोथ को रोकेगा और जर्मिनेशन को रोकेगा. इट इज थर्मोस्टेबल बट लाइट सेंसिटिव.
टेम्परेचर से इस पर इफेक्ट नहीं आता, थर्मोस्टेबल है, बट लाइट की सेंसिटिविटी से इफेक्टिव होता है। लाइट अगर ज़्यादा या कम होती है उसके हिसाब से एब्सिसिक एसिड बनता है या नहीं बनता है या कम बनता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि फिर एब्सिसिक एसिड का क्या यूज़ है, मैं इनको हार्मोन्स की क्यों बात कर रही हूँ। अगर हम नेचुरली खुद चाहते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है रुक जाए, या हम उसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड पे रखना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो हम एब्सिसिक एसिड का उसमें ऐसे हार्मोन्स डालते हैं जिसकी वजह से जो प्लांट है उसमें, प्लांट के टिश्यूज़ में एब्सिसिक एसिड खुद ही बन जाएगा। जब एब्सिसिक एसिड बन जाएगा तो शूट ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, और जो हमारा शूट की ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और वो कैलस फॉर्म में जा सकता है, और वो उसकी जो ग्रोथ है वो रुकेगी जब तक हम चाहते नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएं और वो ग्रो करना स्टार्ट कर दें। इथिलीन एक और हार्मोन्स की तरह, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की तरह ही यूज होता है। इट इज ए गैसियस हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन कल्चर सेल, फंजाई एंड बैक्टीरिया। व्हाट इट डज आपको पता है, आप सुना भी है आपने कि आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं, फ्रूट्स में आर्टिफिशियल राइपनिंग करते हैं, सुना होगा आपने। इससे क्या होता है, इथिलीन गैस जो है वो फ्रूट को राइपनिंग में हेल्प करती है। जल्दी फ्रूट अगर ग्रो करवाना है तो, फ्रूट को पकाना है तो, नॉट ग्रो कराना है, फ्रूट को अगर पकाना है, फ्रूट को राइपन करना है, तो इथिलीन गैस यूज की जाती है। इसके अलावा इट विल प्रमोट द सेंसेस एंड लीफ एब्सिजन। मीन सेंसेस आपने पढ़ा है, जैसे कि डेथ हो जाना, सेल्स डेड हो जाना, और लीफ एब्सिजन लीफ का झड़ जाना, या लीफ का एंड स्टेज आ जाना। लीफ जो है वो येलोइंग होके जो झड़ जाती है उसमें आ जाना। एट हाई कंसंट्रेशन द गैस डिक्रीज्ड सेल एलोंगेशन बट इंक्रीज्ड सेल एक्सपेंशन। क्योंकि जैसे ही इथिलीन गैस ज़्यादा आती है, हायर कंसंट्रेशन में होती है, तो सेल जो है वो लंबा हो जाएगा और लंबा होना बंद हो जाएगा, लेकिन एक्सपैंड हो जाएगा। जब एक्सपैंड हो जाएगा तो फट जाएगा, और इसी वजह से जो हम बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं फ्रूट राइपन हो गया, अगर हम प्लांट की लीफ की स्टेज में बोलें तो हम बोलते हैं कि लीफ जो है वो सेंसेंस होगी। पीएच नॉर्मली क्या रहता है सबको पता है, कल्चर मीडिया आप सबने बनाया है, बट गलती मत करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पीएच जो है वो 5 to 5.8 रखा जाता है बिफोर एडिंग द जेलिंग एजेंट। अगर आपका पीएच 5 से नीचे है, इसका मतलब आपने जेलिंग एजेंट ठीक से नहीं मिक्स किया, या डाला नहीं है, या प्रॉपरली नहीं डाला, या मिक्स नहीं किया। अगर आपका पीएच अबव 6 हो जाएगा तो इसका मतलब आपने फिर से जेलिंग एजेंट कुछ ज़्यादा ही डाल दिया है, या आपने उसको प्रॉपरली जो है उसकी क्वांटिटी को मेजर नहीं किया था और आपने ज़्यादा डाल दिया और उसको मिक्स नहीं किया, फिर से ये हार्ड हो जाएगा। तो पीएच जो है वो 5 और 5.8 के बीच में रखा जाता है, 5 से नीचे नहीं, 5.8 के ऊपर नहीं, बस 5 to 5.8 इज द आइडियल पीएच ऑफ द कल्चर मीडिया। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कभी आपसे कोई पूछ सकते हैं क्योंकि आप शायद इनको इम्पोर्टेंट समझते नहीं है। नेचुरल मीडिया के एग्जाम्पल्स अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए, जो नॉर्मली आज भी यूज़ होते हैं कल्चर मीडिया के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के लिए। कोकोनट मिल्क बहुत कॉमन है, फ्रूट मटेरियल्स हैं बहुत सारे हमारे पास, पपाया एंड एटसेट्रा जो नेचुरल मीडिया के लिए यूज़ किए जाते हैं। पोटैटो एक्सट्रैक्ट बहुत ही कॉमन है जो यूज़ होता है। इसके अलावा कोकोनट फ्रूट, ऑरेंज जूस, टमाटो, बनाना, पोटैटो, माल्ट, केसीन, हाइड्रोलाइसेट, पैप्टोन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल मीडियाज़ हैं जो यूज़ होते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का कल्चर चलाना है, आप कौन सा टिश्यू ले रहे हैं अपनी कल्चरिंग के लिए, उसके हिसाब से आप कल्चर मीडिया, नेचुरल मीडिया डिसाइड करेंगे। अब सॉलिडिफाइंग एजेंट, एक लास्ट जो टॉपिक है वो है कि सॉलिड कैसे किया जाए। बहुत इजी है, आप सबने पढ़ा हुआ है जो सॉलिड मीडिया क्यों डाला जाता है, लेकिन ये चीज़ आप कभी भी ना तो जवाब देते हो, ना आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हो कि इसका रीज़न ढूंढा जाए। सॉलिड मीडिया जो है सॉलिड करने के काम आता है, ये मुझे पता है और आपको भी पता है, लेकिन कैसे? बिकॉज इट्स इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन सप्लाई एंड सपोर्ट कल्चर ग्रोथ। ये ऑक्सीजन की सप्लाई के भी काम आता है। जब तक कि वहाँ पे सपोर्ट नहीं देगा, उसके ऊपर टिश्यू रहेगा नहीं, जब टिश्यू टिकेगा ही नहीं तो वो ऑक्सीजन लेगा कैसे? तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई को भी
इम्प्रूव करता है, सपोर्ट तो देता ही है। सबसे ज़्यादा कॉमनली जेलिंग एजेंट जो आप लोग यूज़ करते हो वो है अगार अगार। अगार अगार इज़ ए कॉमन नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ सीवीड। इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए 1658 में ये स्टार्ट हुआ था, जब पहली बार रेड एल्गा जिलीडियम ग्रेसेलिरिया से इसको बनाया गया था। इसमें से इसको निकाल के एज ए जेलिंग एजेंट यूज़ किया गया था। वाटर के साथ ये मेल्ट हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और सॉलिडिफाइड हो जाता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 100 डिग्री और 45 डिग्री आपको याद रखना है, मेल्ट 100 पे, सॉलिडिफाई 45 पे, और सीवीड से लिया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो आप कभी यूज़ करते हो, आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में अपनी लैब में यूज़ किया, एग्रोस। ये भी एक प्योरीफाइड अगार ही है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द चिलीडियम स्पीशीज ऑफ सीवीड। Agross melt and gel at temperature below 30 डिग्री सेंटीग्रेड and dissolve through boiling. बट आप इतना सब कुछ देख रहे हो कि 30 डिग्री पे ही सब काम हो जाता है टेम्परेचर्स पे, तो हम ये क्यों नहीं यूज़ करते, और ज़्यादा प्योरीफाइड फॉर्म है। लेकिन एग्रॉस इज़ मच मोर एक्सपेंसिव दैन अगार अगार, इसलिए हम लोग ज़्यादा एग्रॉस नहीं यूज़ करते। एग्रॉस हमने बहुत बार आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह में यूज़ करके दिखाया है, जब हमको बहुत सारे, या फिर एंटीबॉडी एंटीजन की जो हमने वो दिखाई थी आपको कि कैसे वो काम करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसमें हम एग्रॉस जेल बनाते हैं। With this topic is over. So section A is over with that gelling agents and all. This all culture media types. This is over. Now just go through all the 3 parts of this culture media PPTs, and one day we will have a test of it. Thank you.